क्या वजह है कि अगर मुल्क में कहीं इलेक्शन होता है तो इस मुद्दे को फिर से जिंदा कर दिया जाता है? एक बड़ी होटल में एक प्रोग्राम लेकर मुस्लिम रिजर्वेशन के मसले पर उन्होंने गुफ्तगू की है। ऐसी मीटिंग करने से रिजर्वेशन हासिल किया जा सकता है? मुझे ये कह रहे थे कि आप कौम को भीख मांगने को लगा रहे हैं। ये रिजर्वेशन की आवाज़ भले ही मैंने महाराष्ट्र में उठाया हूँ, मगर सबसे उन्होंने 1948 में ये पहली आवाज़ लगाई थी और वो आवाज़ जो दबी, वो पॉलिटिकल पार्टियाँ है उनका नज़रिया मुसलमानों के ताल्लुक से एक ये बने हुआ है, हमारा जो दूसरा जो वोट बैंक है वो बाजू में सरक। आदाब अर्ज़ है, महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे में आपका इस्तकबाल है। हमारा प्रोग्राम रूबरू जिसे आप लोग पसंद कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे इस प्रोग्राम रूबरू में हमारे जो मेहमान हैं जनाब शेख मसूद साहब, जो पिछले 20-22 साल से मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर काम कर रहे हैं और रिजर्वेशन पर किताबें भी लिखी है। उन्होंने कई तंजीमें ऐसी खड़ी की है जो इस काम में उनकी मदद कर सके। मैं उनसे बातचीत शुरू करने से पहले एक फैज़ अहमद फैज़ साहब का एक दो लाइन आपको कहना चाहता हूँ कि होती नहीं जो कौम हक बात पे एकजा, उस कौम का हाकिम ही बस उसकी सज़ा है। मसूद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जैसा कि फैज़ साहब ने कहा कि होती नहीं जो कौम एक बात पे एकजा, उस कौम का हाकिम ही बस उसकी सज़ा है। ये 20-22 सालों का जो आपका सफ़र रहा और इस सफ़र में आपने जो बढ़ चढ़ कर मुस्लिम रिजर्वेशन के ताल्लुक़ से जो काम की और जो मेहनत की, उसका सिला 20-22 साल के बाद भी आपको क्यों नहीं मिला और क्यों हासिल नहीं हो सका? शुक्रिया साहब। एक जहाँ पर 20-22 साल की मेहनत जो कह रहे हैं कि आपकी इसका सिला कुछ नहीं मिला, मैं मुतमईन हूँ कि जिस टाइम पे मैंने ये आवाज़ उठाई थी तो कई तंजीमें, कई लोग, कई मिली तंजीमें मुझे ये कह रहे थे कि आप कौम को भीख मांगने को लगा रहे हैं, ये कौम को आदत नहीं है, ये हुक्मरान कौम है। लोगों का जो नज़रिया था रिजर्वेशन के ताल्लुक से, वो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि उसकी जुस्तजू, उसकी अहमियत को लोग समझे ही नहीं थे। जबकि ये रिजर्वेशन की आवाज़ भले ही मैंने महाराष्ट्र में उठाया हूँ, मगर सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ उस मोहम्मद इस्माइल साहब का जो तमिलनाडु से मुस्लिम लीग से चुन के गए थे पार्लियामेंट के अंदर। उन्होंने 1948 में ये पहली आवाज़ लगाई थी और वो आवाज़ जो दबी, उसके बाद में मैं समझता हूँ कि 1907 में वो आवाज़ में से फिर से शुरू हुई। 1907 से मैं 1907 से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। मैंने ये काम करते वक्त एक बात देखा हूँ कि जो लोगों को बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तंजीमों में जब काम करते हैं लोग तो उनकी अपनी ख्वाहिश पॉलिटिकल ज़्यादा रहती है और वो इशू पे कम अपने आप को शो करने में ज़्यादा लगे हुए रहते हैं। दूसरी एक ख़ास बात यह है कि भले ही हम आज के दौर में एकजुटी की बात जो करते हैं, मगर मैं जहाँ तक समझता हूँ कि देखिए ओबीसी को लेके, मुसलमानों में लेके बहुत सी गठबाजी बनी हुई है। मुस्लिम रिजर्वेशन के नाम पे कुछ लोग आगे तो आते हैं मगर वो खुद किसी न किसी ओबीसी जमात से जुड़े हुए हैं, तो उनका जो मकसद जो है वो सिर्फ अपने आप को शो करने का रहता, वो इस इशू से उनका कोई मतलब नहीं। ऐसा कई मिसालें थे। कुरैशी बिरादरी। आपका कहना ये है कि इस मुद्दे पर लोग अपनी दुकानें लगाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए इसमें सक्सेस नहीं मिलता? नहीं, दुकानें लगाने का तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि कितना भी करे तो हमारी है वो लोग, मगर उनको इसकी अहमियत समझ में आती है। उनकी पॉलिटिकल ख्वाहिशात बहुत है, वो अपने आप को शो करना चाहते हैं। और यही वजह है कि मैं आपको बता देता हूँ कि अभी एक औरंगाबाद में कुछ दिनों में एक बहुत अच्छा बड़ा प्रोग्राम हुआ था रिजर्वेशन को लेके, एक बड़ी होटल में प्रोग्राम हुआ था। मैं बिल्कुल अफसोस के साथ बोलता हूँ, माजरत के साथ बोलता हूँ कि उसमें से कई लोग जिनको रिजर्वेशन से कोई लेना देना नहीं, और बहुत से लोग किसी न किसी ओबीसी जमात से जुड़े हुए हैं, सिर्फ वो अपनी कास्ट बताती नहीं। उनका अगर उनके बच्चियां जो पढ़ रहे हैं अगर जाके देखेंगे तो किसी न किसी ओबीसी के 288 जमात का सर्टिफिकेट उनके अंदर देखेंगे, फिर उनको क्या उसको क्या दिलचस्पी उसके अंदर है। और यही है कि पॉलिटिकल इच्छा शक्ति जो है, जो पॉलिटिकल पार्टियाँ है, उनका नज़रिया मुसलमानों के ताल्लुक से एक ये बने हुआ है कि अगर हम इनकी पहल करेंगे, अगर हम मुसलमानों को देंगे तो हमारा जो दूसरा जो वोट बैंक है वो बाजू में सरक जाएगा।
तो आजकल तो मुसलमानों से सब दरकिनार कर रहे हैं, और जो लोग इस इशू को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं दावे के साथ बोलता हूं कि कम से कम अगर आप वाकई में मुसलमानों के हमदर्द है तो फिर उन लोगों को बुला के सही इसमें से रास्ता क्या निकलेगा वो क्यों नहीं समझ के लेते, वो सिर्फ अपना एक पॉलिटिकल एक इशू बनाना चाहते। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आज भी मुसलमानों की एक गलतफहमी ये है कि हम मेरिट के बलबूते पे हम अपने को कौन रोका, हम अपनी माशी हालत, ये औरंगाबाद के एक मेजर जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी के जो शहर है वहाँ पे थोड़ी बहुत ये बात कुछ सही लगती है, मगर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक दूसरी कौम है मराठा समाज, वो भी रिजर्वेशन मांग रही है, और वो हमारे बाद से चालू हुआ, ऐसा मेरे जो नॉलेज में है वो 2004 से उनका इशू ज़्यादा चालू हुआ, और जबकि मैं 1907 से इशू उठा रहा हूँ। बेचारों का उनका भी हमको बहुत साथ दे रहा कि किशोर चौहान है, राजेंद्र आते पटेल है, बंसोड़ है, उनका भी बहुत साथ। मगर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिसके पास में 288 में से 200 आमदार उनके कम्युनिटी के हैं, 105 में से 86 शक्कर कारखाने उनके पास में, 86 शुगर फैक्ट्री उनके पास में है, शिक्षण सम्राट है वो लोग। जमीन के बारे में अगर देखा जाए तो 70% जमीन उनके पास में है, प्राइवेट सेक्टर उनके पास में है। इतनी मजबूत होने के बावजूद भी वो लोग अगर रिजर्वेशन मांग रहे होंगे तो फिर हमारी हालत क्या है, ये तो सोचने वाली बात है। हमारी हालत की तरफ कोई गौर नहीं कर रहा। अब ये सरकार जो बनी थी, महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी थी, इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जब तीनों मिल के तीनों ने एक दूसरे को जब मुंडिया लगा के बैठे थे तो उसमें मुसलमान के 5% रिजर्वेशन की बात उन्होंने भी दोहराई थी, मगर आज 2 साल हो गए साहब, उनके तरफ से भी कोई बात नहीं आ रही है। कोर्ट ने कहा था कि 5% रिजर्वेशन मुसलमानों को मिलना चाहिए, कम से कम एजुकेशन में, उसका क्या हुआ बाद में? देखिए, वो जो मतलब जो कोर्ट ने जो दिया था वो एक ऑर्डिनेंस के बलबूते के ऊपर एक अपना एक डिसीजन दिया था। वो ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट के पास में आए तक मैं समझता हूँ गवर्नमेंट के तख्ता पलट हो गया, और बीजेपी किसी भी सूरत के अंदर वो ऑर्डिनेंस को सभागृह में लेना नहीं चाह रही थी, और उन्होंने वो इशू को हाथ भी नहीं लगाया। उन्होंने खुलेआम बोल दिया, उनकी एक गलतफहमी है कि बस मुसलमानों को हम देंगे तो हम हिंदुत्व से हट जाएंगे, उनका एक अलग ही नज़रिया बनाया। दूसरी बात, ये बदनामी बिलावजह की एक ऐसे नॉन इशू को इशू बना देते वो लोग कि मुसलमान मजहब के बुनियाद पे, धर्म के बुनियाद पे मुसलमानों को आरक्षण देना नहीं दे सकते। ये फडणवीस साहब ने खुद कहा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस हिंदुस्तान के अंदर बेमजहबी कौन है? धर्म किसी को नहीं है क्या? ओबीसीओ का धर्म नहीं है क्या? हिंदुओं का धर्म नहीं है क्या? मराठों का धर्म नहीं है क्या? कोई ना कोई मजहब से जुड़े हुआ है, किसी ना किसी का धर्म है, चाहे वो धम्म के नाम से हो चाहे धर्म के नाम से हो, मगर वो जुड़े हुआ है। और दूसरी खास बात यह है कि उनसे बात करते वक्त धर्म की बात नहीं आती, मुसलमान से बात करते वक्त धर्म की बात आती है। मैं बड़े अफसोस के साथ में कहना चाहता हूँ कि इस्लाम एक मजहब है, वो अपनी जगह पे है, उसको मानने वाली एक मुस्लिम जो कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी की हालत हम नहीं कह रहे हैं कि पिछले कम से कम गोपाल कमीशन से लेकर तो आज तक कई कमेटियों ने, जस्टिस सच्चर ने, रंगनाथ मिश्रा ने, इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट हो, दो कई ऐसे नवजोत विद्यालय के एजुकेशन के मामले में हो, मैं समझता हूं कि हर शोबे के अंदर मुसलमान सबसे पिछड़ा है। और यही जस्टिस सच्चर ने कहा था कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी नीचे जा चुकी है, और जब वो दलितों से नीचे जा चुकी है कि 340 एक्ट के तहत में जो कमेटी बैठी है, जो कमीशन बैठे हैं, उसकी भी कोई अहमियत सरकार के पास में नहीं है। ये मजाक हो रहा है हमारे साथ। मसूद भाई, ये मुद्दा जो कि 20-22 साल से 70 से पहले से चल रहा है, क्या वजह है कि अगर मुल्क में कहीं इलेक्शन होता है तो इस मुद्दे को फिर से जिंदा कर दिया जाता है, और जब इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं तो ये मुद्दा सर्द बस्तों में चला जाता है? देखिए, इससे पहले भी मैं ये समझता हूँ कि तेलंगाना में जब इलेक्शन हुआ था, गुलाम नबी आज़ाद वहाँ पे गए थे। यूपी में भी ये, इससे पहले कि मैं समझता हूँ 2010 की 2009 के इलेक्शन के अंदर भी ये मुस्लिम रिजर्वेशन का इशू उठा था। ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि जब भी कोई इलेक्शन आता है तो मुस्लिम रिजर्वेशन की बात आती है, क्योंकि मुसलमानों की सारी, मैं समझता हूँ पूरे मसाइल की चाबी जो है वो रिजर्वेशन है, और उस चीज़ को हर कोई चाहता है हथियाने के वास्ते, मगर उसको सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाहते हैं। उसको मैं समझता हूँ संसद के पट पे उसको कैसा हल करने का है, इसकी फिक्र किसी को नहीं है, ना कोई सोचता, नहीं कुछ नहीं करता। ये मुद्दे को सियासी जमातें हल कर सकती है या अवामी तंजीमें हल कर सकती है? क्योंकि इससे पहले भी मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल या मुस्लिम अवामी कमेटी औरंगाबाद के इलियास किरमानी साहब और उनकी जो तंजीम है, उन्होंने बहुत बड़ा मजमा जमा किया था रिजर्वेशन के ताल्लुक से, और उस इशू को बहुत ज़ोर शोर से उठाया था, लेकिन उसके बाद फिर ठंडा पड़ गया।
देखिए, अच्छी बात कही आपने। मैं ये समझता हूँ कि जो औरंगाबाद के अंदर जो बहुत बड़ा जुलूस निकला था, वो जुलूस का भले इलियास किरमानी उन लोगों को आगे करके मैंने अपनी पूरी मेहनत और जद्दोजहद लगा दी थी, और वो एक तारीख़ी जुलूस निकला था। उसका भी इफ़ेक्ट जैसा जो गवर्नमेंट के ऊपर होना था, मैं समझता हूँ वो महाराष्ट्र के अंदर का सबसे बड़ा जुलूस था। मगर मराठा समाज ने ऐसे 58 जुलूस निकाले थे, उसका भी असर नहीं हुआ, असर नहीं। तो ये सारी चीज़ की जो कानूनी पेचीदा जो आई हुई है, तो इसको सिर्फ सरकार ही हल कर सकती है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अपने एक अधिकार है, वो अपने अधिकार के अंदर कर सकती है। अब एक इशू बन रहा है कि भाई कम से कम जो डाटा नहीं है, देखिए डाटा गवर्नमेंट के पास में सब में रहता है। हम ओबीसी आयोग को जाके मिले, अभी मराठों को कहा कि तुम फिर से ओबीसी आयोग के पास में जाके मिल। हम भी जाके ओबीसी आयोग को जाके, मैं खुद जाके ज़ाती तौर पर 3-4 बार मिला हूँ, उनसे लेटरबाजी करा हूँ। उनकी जो ओबीसी में जो एक बैकवर्ड जो क्लास है, उसकी आइडेंटिटी करने का जो उनका जो मापदंड जो है वो बहुत ही गलत है। क्योंकि मैंने उनको कहा कि तुम ये तरीके से अगर करेंगे तो कम से कम 100 साल भी मुसलमान तुम्हारे को अपनी डाटा नहीं दे सकते, कलेक्ट नहीं हो सकता। ऐसी शर्तें उन्होंने जो रखी हुई कि जो हमको लागूच नहीं होता, और हम वो अगर हम वो फिलअप नहीं कर सके तो तुम बोलेंगे तुमने अधूरी मालूमात दी है। तो मराठा आयोग को भी बात करे, सरकार को भी बात करे। फिर एक नया इशू ये आ जाता है कि मतलब एक कोटा है 50% के ऊपर, जैसा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि 50% के ऊपर रिजर्वेशन नहीं दे सकते। देखिए ये एक जो बात जो है ना, तो मैं समझता हूँ कि फिर से कानून के ऊपर गौर करना चाहिए, उन आईपीसी पे, उन धाराओं पे फिर से गौर करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, अगर ये डिसीजन से हटकर अगर जाके देखें तो तमिलनाडु में, आसाम में, केरला में बहुत सी जगहों कि मुस्लिम उसका जो रेशियो है वो 50% कब से क्रॉस कर चुका है। अब उसके ऊपर तुम ऑब्जेक्शन ले रहे हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, तो मैं ये समझता हूँ कि सरकार को अगर वाकई में देने की नीयत अगर सही है तो वो उसकी सीमाएं बढ़ा सकती है। सरकार की नीयत नहीं है, अगर आपको हासिल करना है, ये 20-22 साल आपने जो कुछ किया है, तंजीमें बनाई है, लोगों से मीटिंगें की है, सरकार के पास दरबारों में जाकर आपने गुहार लगाई है, उस हज़ारों लाखों लोगों का मजमा इकट्ठा किया है, उसके बाद भी कोर्ट भी में गए हैं, उसके बाद भी रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। आज जो हमारे एमपी साहब है, उन्होंने ये कोशिश को फिर से ज़िंदा किया है। एक बड़ी होटल में एक प्रोग्राम लेकर मुस्लिम रिजर्वेशन के मसले पर उन्होंने गुफ्तगू की है, और शहर के जो जाने माने लोग हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, जो अपने समाज में मुकाम रखते हैं, उनको वहाँ पर बुलाया गया था। ऐसी मीटिंगें करने से रिजर्वेशन हासिल किया जा सकता है, या रास्तों पर उतरकर उसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगी? देखिए, एक तो बात साफ है कि अगर संसद में अगर कोई मसला हल करना है तो तुमको सड़क के रास्ते से जाना पड़ता है। तुम अगर एक जगह बैठ के, मैं बहुत बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ कि हमारे कौम में अशोका के झाड़ बहुत है, बहुत ऊंचे हरेगार लंबे लंबे है, आसमान को छू, ना वो फल देते ना छव देते, उम्मीद उनसे नहीं की जा सकती। वो क्या करेंगे? क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि वो उसमें कहीं मुसलमानों के अंदर 34% लोग ऐसे हैं जो ओबीसी के नाम पे चढ़ रहे हैं। अभी तो उसका परसेंटेज और बढ़ गया होगा, मगर वो किसी को बता नहीं रहे। ये दोनों तरफ मैं समझता हूँ ये थोड़ी सी बेईमानी है कि जिन लोगों ने ओबीसी का भी हक मार के रखा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक पॉलिटिकल पार्टी इसको सड़क पे और संसद के अंदर जब तक सही आवाज़ नहीं उठाएगी, तब तक मैं समझता हूँ सरकारों की कानें नहीं खुलेगी, वो नहीं समझेंगी। जिस दिन सरकार ये चाहेंगी कि अगर हमको देना है, तो देखिए खुली बात मैं बता रहा हूँ कि वो अपना एक ग्रुप खड़े करेंगी, उनको बुलाएंगी और उनसे डिस्कशन करेंगी, और मैं समझता हूँ वो मसला हल करवाने की कोशिश करेंगी। माइक्रो माइनॉरिटीज़ की उम्मीद बहुत कम है, मगर फिर भी तमाम वो कोशिशें सराहना है, मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ कि वो कुछ तो भी आवाज़ उठा रहे हैं, बेदारी ला रहे हैं, जन जागृति कर रहे हैं। अल्लाह सिर्फ हम ये चाहते हैं कि ये मकसद में किसी न किसी तरीके से मुसलमानों को उसका दस्तूरी हक मिले। क्यों कि कुछ लोग जिनके, मैं फिर से कह रहा हूँ कि वो आजकल 10% जो एजुकेशन जो है इकोनॉमिकल बेस के ऊपर, उसके ऊपर बहुत खुश है। देखिए सहूलतों से काम नहीं चलने वाला। आपको कितनी भी सहूलत दी थी, मौलाना आज़ाद से आपको स्कॉलरशिप की, कहीं बहुत सारी सहूलतें मिल रही थी एजुकेशन के, उसके अंदर वो चीज़ नहीं। सहूलत जो होती है वो भीख के तौर पे होती है। गवर्नमेंट बदल जाती है या गवर्नमेंट की सोच बदल जाती है तो वो सहूलतें ख़त्म हो जाती है। वो सर्टिफिकेट भी 1 साल के लिए मिल रहा है सिर्फ, हर साल उसको बनाना पड़ेगा। मसूद भाई, एक आखिरी सवाल, क्योंकि हम आपको बचपन से जानते हैं और इस शहर में आपने जो कुछ किया,
आपका बचपन भी यहाँ पर, आपकी जवानी, और अभी भी आप यहाँ पर आप काम करते हैं, हमने देखा है आपको। ऐसा कहा जाता है कि आप बहुत समझदार है, आपने बहुत अच्छी किताबें लिखी रिजर्वेशन के ताल्लुक से, लेकिन जब रिजर्वेशन का मुद्दा आता है तो आप में भी एक कमज़ोरी ये है कि आप सबको लेकर चलना चाहिए था, तो आप वहाँ पर थोड़ी सी हरदर्मी बताते हैं और वहाँ पर आपकी भी कहीं ना कहीं आपके मिजाज आड़े आ जाता है, इसलिए लोग आपसे दूर हो जाते हैं और मुद्दा जो है तो पीछे रह जाता है। ये बात कहाँ तक सही है? देखिए साहब, मैंने मेरी किताब जो लिखा हूँ उस किताब में मैंने कहा कि जिसको भी अगर मुस्लिम रिजर्वेशन पे काम करना है तो ये मेरी किताब को सामने रख के वो अपना लाएमल तय कर सकते हैं। और ये मैंने हर एक के ताल्लुक से कहा कि ऐसा नहीं कि ये इशू सिर्फ माइनॉरिटी काउंसिल का है और शेख मसूद का है। इसको जो भी है, तो औरंगाबाद में भी, लातूर में भी, नासिक वालों ने भी, कई ऐसी छोटी छोटी जो तंजीम है उन्होंने जो प्रोग्राम रिजर्वेशन के इश्यूज़ पे रखे, मैं गया, मुझे जो गाइडलाइन, जो मदद करना था, जो मार्गदर्शन करना था मैंने किया। ये बात आपकी तरफ से यही मेरे नज़रों में तो आज तक ये बात नहीं आई, मगर मैं ये कहता रहा हूँ कि ये आम खास का जुलूस था, आज के उसके कागज़ पत्र उठा के देखे, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे, उसकी तस्वीरें अगर देखे तो उसमें शेख मसूद सब तरफ से नजर आएगा। होता क्या है कि मैं आपको बताता हूँ, जिनकी पॉलिटिकल ख्वाहिश बहुत है, जिनको उनकी इच्छा शक्ति बहुत है, तो वो लोग क्या करते हैं, शराफत को धक्के मार के बाजू में कर देते हैं। और शरीफ इंसान ये बोलता है कि मेरा इशू आगे चलेगा तो हरकत नहीं, मेरा जाना आगे जाना ज़रूरी नहीं। इसलिए मैं कभी कभी ऐसे लोगों ने वो चीज़ को, इशू को उठाया तो मैंने उनको मदद किया हूँ, मैं पीछे रह गया हूँ। मैं पीछे रहने का मकसद ये नहीं है कि मैं वो इशूज़ लेके पीछे हट गया, इशू तो मैंने खुलेआम खुला कर चुका हूँ। तो जिसको जो चाहे वो इशू पे काम कर सकते हैं। अभी भी मेरा काम चालू है, अभी भी मेरा, मैं समझता हूँ OBC आयोग से काम चालू है, अभी भी मेरा मराठा समाज के साथ में मिलके जो बन सकता है, जो डेलीगेशन, जो मुख्यमंत्री से बैठक है, वो सब मेरे साथी जो है, बहुत से जो मेरे जो साथी, हम सब मिलके अपने पैमाने पे कर रहे हैं। अच्छा मसूद भाई, आप अगर आज हमारे MP साहब ने इस मुद्दे को फिर से जिंदा कर दिया है, और चूंकि MP है, ताकत रखते हैं, लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं और वो हुकूमत के ऐवानों में अपनी बात रख सकते हैं, तो आप क्या सोचते हैं किस तरह होना चाहिए ताकि किसी से भी हो ये बात, मतलब ये मुद्दा हल हो सके? देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी जो हमारे MP खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने जो 27 तारीख को जो बॉम्बे में एक बड़ा जलसा जुलूस की शक्ल में जो रखा था गवर्नमेंट से मिलने के लिए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो भी मुसलमान के इशू पे काम करेगा तो मैं तो उनका इस्तकबाल ही करूँगा और उनको मदद के लिए खड़ा रहूँ। मैं ख़ुद खासदार साहब से मिलके इसके जो बारीक जो पॉइंट्स है, जो नुक्स है कि कहाँ पे अड़चन है, कहाँ पे गलत फहमी है या कहाँ पे कानूनी पेशीदा हूँ, उनसे मिलकर ही मैं समझता हूँ कि मैं खुद जाके उनको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। और ये बात तो सब तय है कि अगर इस वक्त की जिस कम्युनिटी को रिजर्वेशन होना है, उस रिजर्वेशन के हक़ के अंदर बात करने की पहली जिम्मेदारी मैं समझता हूँ MIM की होती है। अगर MIM ही अगर इस इशू को अगर छोड़ दे तो मैं समझता हूँ बाकी पार्टियाँ जो है तो इस इशू को उतना सीरियसली नहीं लेंगे। सबसे पहले MIM का फ़र्ज़ बनता है, क्यों कि आज उनका वोट बेस मुस्लिम है, अगर वो उस बेस को अगर छोड़ देते हैं तो मैं फिर से मुद्दा उठाया ना, उन्होंने मुद्दा उठाया, उसके ऊपर लेकर चल रहे हैं। देखिए, मुद्दा उठाए मगर क्यों रोके, फिर मैं बताता हूँ। मुद्दा उठाए मगर फिर उनको रोका क्यों गया, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे क्यों रोका गया। दूसरी, जब मैं समझता हूँ कि औरंगाबाद के अंदर देखिए संजय राउत ने किस तरीके से जुलूस निकाला, परमिशन नहीं होने के बाद नागपुर में निकला और भी निकला, अभी BJP के कई निकले धरने मोर्चे, किसानों के मोर्चे जो निकले परमिशन नहीं होने के बावजूद इलाकों के मोर्चे, तो क्या वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं होता कि सिर्फ मुस्लिम समाज ने ही अगर कोई जुलूस और जलसा निकाला तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो जाता है। देखिए, अमरावती का जो मसला है वो एक अलग मसला है। रिजर्वेशन के मसले के ऊपर मुसलमान दस्तूरी रोशनी के अंदर अमन के साथ में इस चीज़ को हल करना चाहते हैं और मैं समझता हूँ सरकार ने इस चीज़ को समझना चाहिए। और फिर से मैं समझता हूँ इम्तियाज़ जलील साहब से मेरी अदबन गुजारिश रहेंगी कि फिर आप 8-15 दिन के अंदर माहौल ठंडा हुआ तो फिर से उस चीज़ की तैयारी करें। और सरकार पे कैसा सरकार पे दबाव डालना मकसद नहीं है, सरकार के साथ में बैठ के इस मसले को कैसा हल कर सकते, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके लिए तमाम वो तंजीमें चाहे किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखती है, उनका ये फ़र्ज़ बनता है अगर इस मुद्दे को हल करना चाहते हैं तो जो इसके लिए मजबूती से आवाज़ उठा रहा है, जो आज इम्तियाज़ जलील साहब नज़र आ रहे हैं MP के रूप में, तो क्या सबका फ़र्ज़ नहीं बनता कि उनके पीछे खड़े हो जाए, उनकी ताकत बन जाए? देखिए, जिस दिन वो अपील करेंगे कि भाई देखिए कि मैं ये समाजी इशू को
मैं इसको हल कर रहा हूँ। मसला ये आ जाता है, पॉलिटिकल मसला आ जाता है। अगर सुनिए ना, इस मुद्दे को सियासत से ना जोड़ते हुए, जी जी, देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, ये मैं कहूँगा कि भाई मेरे जैसे तंजीमें और एनजीओस में जो काम करने वाले जो लोग हैं वो कुछ देर के लिए उनके साथ में चल सकते हैं इस इशू के ऊपर, मगर जहाँ पॉलिटिकल वाले जो बात आ गई है उनके आका उनको इजाज़त नहीं देते ना, उनको परमिशन लेना पड़ती है ना कि भाई मैं इनको कैसा करूँ। अभी देखिए मैं ये बता रहा हूँ चालू, जहाँ वोट की राजनीति आ जाती है ना तो वहाँ तमाम फाटे फूटना चालू हो जाते। इम्तियाज़ अली साहब ने उन लोगों को बुलाना चाहिए जो लोग इस इशू पे काम कर रहे हैं। कौन है? वैसे देखिए महाराष्ट्र में बहुत है। सबसे पहले तो ये आवाज़ मुस्लिम रिजर्वेशन मालूम ही नहीं था कुछ। मैं तो समझता हूँ कि महाराष्ट्र ने एक बार फिर से सोचना चाहिए, तमाम तंजीमों सोचना चाहिए। और मैं बहुत फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि ये इश्यूज़, मुस्लिम रिजर्वेशन का इशू महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ औरंगाबाद से उठा है। जब तक किसी को कुछ पता ही नहीं था 1907 के अंदर कुछ 2005 तक लोग होश में नहीं थे। जस्टिस सच्चर को मिलने वाली सिर्फ माइनॉरिटी काउंसिल, शेख मसूद और उनकी टीम साथ में थी, जब तक मुसलमानों को कुछ नहीं पता था। मैंने इस ताल्लुक से फौजिया खान से भी बहुत बातचीत किया था, उन्होंने भी उस टाइम के अंदर 2005-2006 में बहुत सारी मदद की थी। मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल लोग इसको समाजी मुद्दे, समाजी प्लेटफॉर्म पर ला के उसको हल करने की कोशिश करें तो आसान हो जाएगा। और इम्तियाज़ अली साहब जो कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश से मुझे बिल्कुल बहुत मैं खुश हूँ कि वो इस रूट्स पे आके और सभी को साथ में लेके इस मसले का हल कराए। मगर ऐसा ना हो जाए कहीं कि अभी यूपी का इलेक्शन आ रहा है, कहीं और इलेक्शन आ रहे हैं, तो सिर्फ इलेक्शन के हद तक वो इशू सिर्फ चमके और फिर बाद में वो इशू पीछे रह जाए। तो ये ऐसा कई सालों गिनती तक मैं समझता हूँ चलते रहेंगे और कभी हल नहीं होगा इस चीज़। ऐसा ना हो कि मुसलमानों के रिजर्वेशन का मुद्दा सियासत की भेंट चढ़ जाए, इलेक्शन आए तो ये मुद्दा जिंदा हो जाए और इलेक्शन होते ही उसे लोग भूल जाए। शेख मसूद साहब, जैसे कि मैंने कहा कि 20-22 साल से इस मुद्दे को लेकर, इस रिजर्वेशन के मसले को लेकर हुकूमत के नुमाइंदों से अपनी गुहार लगा रहे हैं। और कभी लगता है कि कामयाबी मिल जाएंगी, कभी लगता है कि कभी नहीं हो सकता। बात दरअसल ये है कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटी को रिजर्वेशन की ज़रूरत है। जिस तरह और तंजीमों को या और मज़हबों को मज़हब की बुनियाद पर नहीं बल्कि माइनॉरिटी की बुनियाद पर, इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो है उनको हर उस बुनियाद पर कि जो गरीब लोग हैं उनको रिजर्वेशन ज़रूरी है ताकि वो भी मेन स्ट्रीम में आ सके। शर्त यह है कि सब मिलकर इस मुद्दे को लेकर, अगर सब मिलकर एक ताकत बनकर हुकूमत से रुजू करे तो शायद इस मुद्दे का हल होने का, इस मसले का हल निकलने की कोई उम्मीद नज़र आती है। वरना तंजीमें हैं बनती है, लड़ते झगड़ते हैं, इलेक्शन के बाद इस मुद्दे को या ऐसे मुद्दों को सब भूल जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि जो कुछ भी इस मसले के लिए जो ज़रूरी है वो हमारी सियासी जमातें और हमारे जो सोशल वर्कर्स हैं, शेख मसूद साहब जैसे, इलियास किरमानी साहब जैसे, मोहसिन पहलवान जैसे, डॉक्टर शमीम जैसे जो लोग हैं वो आगे आकर इस मसले को आवानों तक पहुंचाने में मदद करें। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी मेहमान के साथ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, खुदा हाफिज़, नमस्कार।